गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सर्वेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अनुसंधान से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान के एक प्रारूप के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर कई जगह के परीक्षाओं में, खास तौर से बीएड, बीटीसी, एमए शिक्षा शास्त्र, एमएड इत्यादि परीक्षाओं में क्रियात्मक अनुसंधान को एक टॉपिक के रूप में सेलेक्ट किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान का एक भाग है जिसमें हम किसी भी विद्यालय में उत्पन्न होने वाली तत्कालिक समस्याओं का समाधान करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में, कक्षा में उत्पन्न होने वाली दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता करता है। तो समस्या यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं और किस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम विद्यालय की कार्य प्रणाली में आने वाले समस्याओं को सुधार सकते हैं, या कक्षा में दिन प्रतिदिन जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकें, जिससे कि हमारा अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो यहाँ पर आज हम आपको शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान की एक रूपरेखा, एक प्रारूप बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आप विद्यालय में आने वाली कुछ समस्याएं, जैसे कक्षा में देर से आना, अनुशासनहीनता की समस्या, गृह कार्य करके न लाना, विद्यालय छोड़ के बीच में चले जाना, छात्रों के हैंड राइटिंग का अच्छा न होना इत्यादि तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं। तो हम आज अपने इस चैनल के माध्यम से एक समस्या पर पूरा प्रारूप विकसित करेंगे, जिसको कि आप लोग ध्यान से समझ लें। समस्या, मान लीजिए कोई समस्या है किसी विद्यालय की, या तमाम विद्यालयों की समस्या होती है, जिसमें एक प्रमुख समस्या का हमने चयन किया है, जिसका टॉपिक है, समस्या है छात्रों का हस्तलेख, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। ये एक आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है कि छात्रों का हस्तलेख, हाथ की लिखावट या हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। तो इस पर हम अपने प्रारूप को, शोध प्रारूप को डेवलप करेंगे। तो समस्या हो गया छात्रों का हस्तलेख का अच्छा ना होना, और समस्या का इसके बाद एक कथन है, स्टेटमेंट है कि सुलेख के अभाव में शिक्षक छात्र के लिखित कार्य की अवहेलना करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जिसकी लिखावट अच्छी नहीं होती है, उसकी कभी कभी शिक्षक के द्वारा या बड़े लोगों के द्वारा उसके लिखित कार्य की अवहेलना या अनदेखी की जाती है। तो किसी भी अनुसंधान में जो सबसे पहला स्टेप्स होता है समस्या का चयन, तो समस्या हमारा है छात्रों का हस्तलेख अच्छा नहीं है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो स्टेप्स है, समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण। मान लीजिए कि आपने एक समस्या का चयन कर लिया है, और समस्या का चयन के बाद यह है कि उस समस्या का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। तो समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण के अंतर्गत वैसे तो क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय तक ही सीमित होता है, फिर भी हमें अपने क्रियात्मक अनुसंधान के एरिया को स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए। जैसे हमें जो भी अनुसंधान करना है, क्रियात्मक अनुसंधान करना है, तो सीमांकन एवं परिभाषीकरण के अंतर्गत हमें यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि जो भी हम यह शोध कार्य कर रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं, वो किस कक्षा के छात्रों पर होगा। कक्षा 6 होंगे, कक्षा 7 होगा, कक्षा 8 होगा, या फिर किस विषय के छात्रों पर किया जा रहा है। आर्ट का विषय है, साइंस का विषय है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, और कितने शिक्षक उसमें इन्वॉल्व है, कौन सा विद्यालय रहेगा,
उस विद्यालय के यस मतलब टोटल स्टूडेंट होंगे या ओनली फॉर बॉयज स्टूडेंट होंगे या ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट होंगे। तो सीमांकन में यह पहले से स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि अनुसंधान को अच्छे प्रकार से संपन्न किया जा सके। और परिभाषीकरण का मतलब है कि जो भी उसके कथन में समस्या के चयन में जो भी कठिन शब्द हैं उनका स्पष्टता अर्थ सभी लोगों को बता दिया जाना चाहिए। अब हमारा जो तीसरा स्टेप्स आता है समस्या का कारण। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समस्या जो होती है वो समस्या का जो कारण होगा वो किसी न किसी समस्या से ही संबंधित होती है। तो यहाँ जो हमारी समस्या है कि छात्रों का हस्तलेख या हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। तो हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे आर मीन्स कई रीजन हो सकते हैं। तो हम समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे, समस्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन सी रीजन हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से या जिसके कारण छात्रों का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे हम 4-5 प्रमुख कारणों का वर्णन करेंगे जो कि समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होगा। जैसे पहला रीजन है कि छात्र कक्षा में उचित आसन में नहीं बैठते। सीधी सी बात है, जब कोई भी छात्र छात्रा कक्षा में उचित आसन में उचित स्थान पर नहीं बैठेंगे तो उनकी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा। और ऐसा एविडेंस या साक्ष्य कक्षा में उन्हें बैठते हुए देखा गया या कक्षा में उन्हें अनुचित आसन में बैठकर लिखते हुए देखा गया। तो यह एक प्रमुख कारण है। जैसे कक्षा में छात्रों का उचित आसन में न बैठना। जब कोई भी छात्र, आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी छात्र कक्षा में उचित आसन में उचित मुद्रा में नहीं बैठेगा तो उचित आसन और उचित मुद्रा के अभाव में वो जो भी लिखित कार्य करेगा उसकी लिखावट का उस पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो एक रीजन ये हो सकता है कि छात्र कक्षा में उचित आसन में नहीं बैठते, इसलिए छात्रों का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। दूसरा रीजन है कि छात्र लिखावट में शीघ्रता करते हैं या छात्र किसी भी विषय को, प्रकरण को शीघ्रता से लिखते हैं और साक्ष्य में आपको यह पता चलता है कि कक्षा में उन्हें तीव्रता से या तेजी से लिखते हुए देखा गया। अगर कोई भी छात्र सावधानी पूर्वक लिखे, ध्यान पूर्वक लिखे तो भी उसकी राइटिंग अच्छी हो सकती है। तीसरा रीजन है कि छात्रों में सफाई की आदत नहीं है। जब छात्र में सफाई की आदत नहीं रहेगी तो भी उसके राइटिंग पे प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि जब आप, जैसे आप सभी पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब आप अच्छे से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से विद्यालय के कार्य को विद्यालय में या विद्यालय के बाहर कर पाएंगे। जैसे छात्र साक्ष्य में है कि छात्रों के शरीर, वस्त्र, पुस्तकें इत्यादि गंदे देखे गए। चौथा समस्या है कारण, छात्र अक्षरों के निश्चित रूप को नहीं जानते। अक्षरों के निश्चित रूप से मतलब है कि छात्र जो अक्षर होता है, किस अक्षर को किस प्रकार से मिलाकर कितना बड़ा लिखना चाहिए, इसका स्पष्ट ज्ञान छात्रों को नहीं होता है। तो इस वजह से भी छात्रों का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। और ऐसा छात्रों के लिखित कार्य को देखकर यह पता लगाया गया, छात्रों के लिखित कार्य को देखा गया। पांचवा कारण है छात्र कलम यानी पेन अथवा लेखनी को अच्छे प्रकार से नहीं पकड़ते। जब कोई भी छात्र पेन अथवा कलम को अच्छे प्रकार से नहीं पकड़ेगा तो भी उसकी हैंड राइटिंग खराब हो सकती है या हैंड राइटिंग उसका अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसा कक्षा में उन्हें लिखते हुए देखा गया या कक्षा में उन्हें लिखते हुए पाया गया। अब ये कुछ प्रमुख कारण है, हम समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं। कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से छात्रों का हस्तलेख या हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। अब हम अगर इस पे सोच करके सुधार करना चाहते हैं तो अगला जो सोपान होगा, चौथा स्टेप से है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। अब हम इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। और क्रियात्मक परिकल्पनाएं, जैसे आपको पता है कि क्रियात्मक परिकल्पनाएं समस्या से जितनी संबंधित होंगी,
समस्या के कारण से जितना उसका प्रत्यक्ष संबंध होगा, जितना तार्किक संबंध होगा, वह उस समस्या का उतना ही अच्छे ढंग से समाधान कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही परिकल्पना, जैसे 5 कारण हैं तो हम इन्हीं 5 कारणों से संबंधित 5 परिकल्पनाओं का निर्माण कर रहे हैं। जैसे पहला कारण था कि छात्र कक्षा में उचित आसन में नहीं बैठते, इसलिए उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो एक परिकल्पना यहाँ पर यह बन सकता है कि यदि छात्र, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यदि छात्र कक्षा में उचित आसन में बैठेगा तब उसकी लिखावट में, हैंड राइटिंग में सुधार हो सकेगा। दूसरी परिकल्पना बन सकती है कि यदि छात्र कक्षा में सावधानी पूर्वक लिखेगा या छात्र कक्षा में सावधानी पूर्वक लिखता है तो भी उसकी लिखावट में सुधार हो सकता है। यहाँ पे आपकी तीसरी परिकल्पना बन सकती है कि यदि छात्रों में स्वच्छता का, सफाई का अस्थायी भाव डेवलप किया जाए तो भी छात्रों के हैंड राइटिंग में सुधार हो सकता है। चौथी परिकल्पना हमारी बन सकती है कि यदि छात्र अक्षरों के निश्चित स्वरूप को पहचान जाएंगे या छात्र अक्षरों के निश्चित रूप को जान जाएंगे तो भी उनके हैंड राइटिंग में सुधार हो सकता है। और जो 5वीं परिकल्पना, जो कि 5 कारण है तो हम 5 परिकल्पना यहाँ पे आपको बता रहे हैं। 5वीं परिकल्पना है यदि छात्र पेन अथवा कलम अथवा लेखनी को स्पष्ट रूप से पकड़ेंगे तो भी उनकी हैंड राइटिंग या हस्तलेख में सुधार हो सकता है। तो छात्रों, आप जो भी हमारा टॉपिक है उससे संबंधित समस्या के कुछ कारण है और जो भी हमारी परिकल्पना बनेगी वह इन कारणों से संबंधित होगी। और आपको यह बात समझ में आ रही होगी अब कि अगर हम इन सभी कारणों का निदान कर लें या इन कारणों को दूर कर लें या इनसे संबंधित क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करें और उन क्रियात्मक परिकल्पनाओं का परीक्षण करें तो संभवतः हम छात्रों के हस्तलेख या हैंड राइटिंग में सुधार कर सकते हैं। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद क्रियात्मक परिकल्पनाओं के हम एक प्रारूप डेवलप करते हैं जिसमें क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण हेतु प्रारूप डेवलप करते हैं और क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण में, उसके प्रारूप में हम उन सभी तत्वों पर ध्यान देते हैं या हम उन सभी तथ्यों पर ध्यान देते हैं जिससे कि क्रियात्मक परिकल्पना जो भी हमने बनाया है उसका सही समाधान हो सके। और प्रारूप में हम उन सभी तत्वों पर ध्यान देते हैं जिससे कि हमारी परिकल्पना अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सके। तो क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एक प्रारूप बनाएंगे और उस प्रारूप के बाद, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के प्रारूप के बाद हम क्रियात्मक उपकल्पना का परीक्षण करेंगे। और क्रियात्मक उपकल्पना के परीक्षण के लिए हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल के माध्यम से हम आपको इस समस्या को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि छात्रों के हस्तलेख से संबंधित समस्या के कारणों का विश्लेषण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से 5 कारणों पर हमने जिक्र किया है और उस 5 कारण से संबंधित 5 क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण किया है। क्योंकि परिकल्पनाएं या उपकल्पनाएं, आप जानते हैं कि किसी भी समस्या का एक संभावित समाधान होता है, तो परिकल्पनाएं जितनी बेहतर होंगी, जितनी अच्छी होंगी, जितनी तार्किक होंगी, समस्या का समाधान उतने ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु एक चार्ट है, आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देख के इसको अच्छे प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। एक है क्रियाएं, दूसरी है विधि, तीसरा है अपेक्षित साधन और चौथा है अपेक्षित समय। तो आप इस प्रकार से टेबल की सहायता से भी क्रियात्मक अनुसंधान को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और अन्य लोगों को भी आप स्पष्टता बता सकते हैं।
तो पहली क्रिया में पहला पॉइंट है, जैसे जो भी हमारी कारण थी कि छात्र कक्षा में उचित आसन में नहीं बैठते, तो जब आप क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो उस कारण का विश्लेषण करेंगे और आप कार्य क्या करेंगे। तो यदि आप एज ए टीचर क्रियाओं में छात्रों को विद्यालय में उचित आसन में बैठने का दिशा निर्देश देना, यदि आप सभी छात्रों को कक्षा में उचित आसन में बैठने का दिशा निर्देश देते हैं तो संभवतः छात्रों की हैंड राइटिंग में सुधार हो सकता है। तो क्रियाएं में आप दीजिएगा कि आप ये कार्य करेंगे एज ए टीचर। जो भी क्रियात्मक अनुसंधान है, अनुसंधान करने वाला है, वो ये क्रियाएं अपनाएगा, सभी छात्रों को उचित आसन में बैठने का दिशा निर्देश देगा। और विधि में क्या करेंगे आप कि सभी शिक्षक अपने अपने कक्षा में, अपने अपने पीरियड में, अपने अपने कालांश में यह कार्य करेंगे। और अपेक्षित साधन, साधन से मतलब है यहाँ पे कि छात्रों के बैठने की जो भी व्यवस्था है, वो जैसे उचित फर्नीचर होना चाहिए, चेयर, टेबल, डेस्क सब अच्छे होने चाहिए, उसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम 4 सप्ताह का समय ले सकते हैं, 4 वीक अपेक्षित समय। तो इस प्रकार से जो पहला हमारा परिकल्पना था उसको टेस्टिंग के लिए इस प्रकार की क्रियाओं को आप अपना सकते हैं। दूसरा है छात्रों को सावधानी पूर्वक लिखने के लिए कहना या छात्रों को सावधानी पूर्वक लिखने के लिए दिशा निर्देश देना। इसके लिए विधि में आप अपना सकते हैं कि सप्ताह में कुछ समय या सप्ताह में 1 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटे लेखन के लिए स्पष्टतः निकाला जाए, या अपने टाइम टेबल में सप्ताह में कुछ दिन लेख सुधार संबंधित कार्यक्रम के लिए लिखा जाए। और अपेक्षित साधन में सुलेख पुस्तिकाएं, जैसे कि प्राइमरी वगैरह में हम लोग पढ़े हैं, प्राइमरी लेवल की कक्षा में आलेख और सुलेख होता था, और सुलेख पुस्तिकाएं पर अध्यापक द्वारा जो भी हमारे गुरुजी लोग थे सप्ताह में 1 दिन 2 दिन सुलेख लिखवाने का कार्य करते थे, जिसके पीछे उद्देश्य यही था कि बचपन में अगर बच्चों की राइटिंग या निम्न कक्षा में बच्चों की राइटिंग अगर सुधर जाएगी तो आगे भविष्य में भी उनकी लिखावट में कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए भी हम 4 सप्ताह 4 वीक का समय रख सकते हैं। तीसरा है क्रिया सफाई की उपयोगिता। सफाई की उपयोगिता में जैसे आप बच्चों को स्वच्छ रहने की उपयोगिता को बताएं कि स्वच्छ रहने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ये कार्य आप करेंगे और विधि अपनाएंगे। जैसे कि जब प्रार्थना सभा होती है, जैसे प्रत्येक विद्यालय में, लगभग हर विद्यालय में सुबह प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना सभा में सभी शिक्षक सभी छात्रों का इंडिविजुअल सुपरविजन, आईएस इंडिविजुअल सुपरविजन करें, व्यक्तिगत निरीक्षण करें और सफाई एवं स्वच्छता के महत्व पर बल दें और सफाई और स्वच्छता के बारे में उनको बताएं। साधन में इसमें कुछ नहीं, बस आपको वहीं प्रार्थना सभा में थोड़ा सा लेक्चर देना है स्वच्छता के बारे में। इस पे भी आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय ले सकते हैं। चौथा कार्य आप कर सकते हैं कि छात्रों को अक्षरों के निश्चित स्वरूप को बताएं। जैसे एक ये भी रीजन है कि छात्र अक्षरों के निश्चित स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए छात्रों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो क्रिया आप यह कार्य कर सकते हैं कि छात्रों को अक्षरों के निश्चित स्वरूप को बताएं कि किन किन अक्षरों को किस प्रकार से मिला जुला कर लिखना है। और इसके लिए आप विधि में खास तौर से भाषा के कालांश में या भाषा की कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनको स्पष्ट रूप से बताएं कि देखिए लिखने का ये तरीका है। जैसे आप कमल लिख रहे हैं तो क म ल में कितना अंतर होना चाहिए, आप अभ्यास लिख रहे हैं तो अभ्यास में कितना डिफरेंट होना चाहिए, और सभी राइटिंग में होना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए। तो छात्रों को अक्षरों के निश्चित स्वरूप को बताया जाए और विधि में स्पेशली भाषा की कक्षा में उनको बताया जाए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए, छात्रों से लिखवा कर प्रैक्टिस करवाया जाए और उनको अक्षरों से संबंधित या होमवर्क दिया जाए, उनको लेख सुलेख का गृह कार्य दिया जाए और उस गृह कार्य को अध्यापकों के द्वारा चेक किया जाए और यह गृह कार्य सुलेख पुस्तिकाओं के माध्यम से दिया जाए। और इसके लिए भी आप 4 सप्ताह 2 सप्ताह का समय रह सकते हैं। एक 5वां क्रिया आप कर सकते हैं, छात्रों को कलम या लेखनी पकड़ने की सही विधि को बताना
और छात्र कलम या लेखनी को अच्छे से पकड़े हैं कि नहीं, इसमें आप मेथड के रूप में कक्ष निरीक्षक या सभी जो शिक्षक हैं अपने अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं या जो भी इस अनुसंधान में रुचि ले रहे हैं, वे सभी लोग अपने अपने कक्षा में इसका निरीक्षण करेंगे और ध्यान देंगे, और इसमें भी आप 1 सप्ताह का समय ले सकते हैं। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का परीक्षण करके आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। फिर क्रियात्मक उपकल्पनाओं का परीक्षण है, जो परीक्षण के परिणाम हैं उसको पता लगाने के लिए हम कि जो भी परिकल्पनाएं हम बनाए थे, जो भी कारण था, कारण के बाद हम परिकल्पना बनाए, वह परिकल्पना छात्रों के हैंड राइटिंग या हस्तलेखन में इम्प्रूव सुधार करने में सहायक हो रही है अथवा नहीं, या सहायक हो रही है तो किस सीमा तक सहायक हो रही है, इसका पता लगाने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर COO कलेक्शन ऑफ ओपिनियन, हम विभिन्न लोगों का मत संग्रह करते हैं, रेटिंग स्केल करते हैं, निर्धारण मापनी विधि का प्रयोग करते हैं और अन्य कई विधियों का प्रयोग करके हम क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण की जांच करते हैं कि जो हमने ये प्रोसेस अपनाया है वो कहाँ तक सही है और छात्रों के हैंड राइटिंग को सुधारने में कहाँ तक वो उचित है। उसके बाद हमारा लास्ट सोपान है कंक्लूजन। निष्कर्ष में हम यह बताते हैं कि हमने हैंड राइटिंग सुधारने संबंधित 5 परिकल्पनाओं का निर्माण किया था, और फिर हम इसमें देखते हैं कि कौन सी परिकल्पना छात्रों के हैंड राइटिंग को सुधारने में सबसे अधिक सहायक है, उसको 1 नंबर पे, जो उससे कम सहायक है 2 नंबर से। इस प्रकार से क्रम में उन सभी परिकल्पनाओं को रखते हैं और बाद में छात्रों को या जिस विद्यालय में जिस छात्रों पर जिस कक्षा में या जिस कक्षा के छात्र छात्राओं को लेकर यह एक्शन रिसर्च का प्लान किया गया था उसके निष्कर्ष को बताया जाता है और छात्रों के हैंड राइटिंग में सुधारने का प्रयास किया जाता है या छात्रों के हैंड राइटिंग को सुधारने में उनकी सहायता की जाती है। अगर यह वीडियो, यह टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।